सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया में इस वक्त बहुत तेज़ी से तरक्की करती जा रही है। लोग सेहत की अच्छी और सस्ती सहूलियात हासिल करने के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक का सफ़र कर रहे हैं और म्यारी सर्विसेज हासिल कर रहे हैं। ग्लोबली तिब्बी सयाहत का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसका मौजूदा वॉल्यूम तकरीबन $47 बिलियन तक पहुँच गया है, जिसके 2029 तक $111.2 बिलियन होने की पेशगोई की गई है और ये इजाफा 136.6% बनता है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में तकरीबन 14 मिलियन लोग हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज की वजह से सफ़र करते हैं। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के मुताबिक 46 ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, जिनमें थाईलैंड 79.53 के स्कोर के साथ मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में सरे फहरिस्त है। भारत 72.47 के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि मैक्सिको 70 से जायद के स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान है। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स ने पाकिस्तान को हेल्थ टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़े 46 ममालिक में अब तक शामिल नहीं किया है। हेल्थ टूरिज्म ने दुनिया भर में एक अलहदा इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर ली है, जिसका पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। जनूबी एशिया में मेडिकल टूरिज्म के हवाले से भारत बहुत आगे है। पूरे जनूबी एशिया से गुर्दे, जिगर और दिल और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग भारत का रुख करते हैं। भारत ट्रांसप्लांट के शोबे में दुनिया के तीसरे नंबर पर मेडिकल टूरिज्म में पड़ोसी मुल्क भारत की मार्केट 2023 में $6.79 मिलियन की थी और एक अंदाजे के मुताबिक 2028 तक मेडिकल टूरिज्म में इंडियन मार्केट $12.64 बिलियन तक पहुंचने का तखमीना लग गया है। इंडिया इस वक्त कार्डियक, ऑर्थोपेडिक और ऑन्कोलॉजी सर्विसेज में सबसे ज़्यादा नुमाया है। भारत, तुर्की, थाईलैंड और मलेशिया इस वक्त मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कम लागत, म्यारी हेल्थ सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मेडिकल एक्सपर्टीज़ की वजह से मेडिकल टूरिज्म मार्केट में जगह बनाने की अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तुर्किया अपनी मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को $3.4 बिलियन तक पहुँचाने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान की मेडिकल इंडस्ट्री में इंटरनेशनली तस्लीम शुदा अस्पताल हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शामिल हैं। पाकिस्तान इस वक्त कार्डियोलॉजी में जदीद इलाज, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, फर्टिलिटी और कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में म्यारी और सस्ती सर्विसेज फराहम कर रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में दिल की बाईपास सर्जरी की लागत $1500 से $7500 के दरमियान है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक में यही सर्विसेज $8000 से $15000 के दरमियान फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान को अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ममालिक मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान अपनी मार्केट बना सकता है। जबकि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और गल्फ रीजन में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में सस्ता और म्यारी इलाज करवाने को तरजीह देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ टूरिज्म पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग देने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान के बाहर डॉक्टर्स और ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ पाकिस्तान को आलमी सतह पर मेडिकल डेस्टिनेशन बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे पाकिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन तमाम फ़वाइद से मुकम्मल से इस्तेफ़ादा हासिल किया जाएगा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पर है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त मेडिकल टूरिज्म है, एक इंडस्ट्री की इस वक्त हैसियत रखता है और दुनिया के कई ममालिक इससे अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। पाकिस्तान कैसे इससे फ़ायदा उठा सकता है, जबकि हमारे यहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी हैं, हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनका बहुत ही कम लागत में इलाज हो रहा है, जो दुनिया के दीगर ममालिक में बहुत महंगा इलाज है वहाँ पर, लेकिन लोग फिर भी वहाँ को तरजीह दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही, मैं समझता हूँ, पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है कि पाकिस्तान आखिरकार इस इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ इंडस्ट्री के साथ क्यों उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा, जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क के बारे में आपने कहा और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी तरह से तुर्की है, मलेशिया है और यूरोप और अमेरिका की हम पहले भी बात करते रहे कि जो सस्टेनेबल लोग हैं वहाँ पे जाते रहे। मैं एक अर्ज करता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए एक अलमिया हमारे साथ जो है वो ये है कि हम लोग कभी भी किसी ओनरशिप के लिए नहीं आते। पाकिस्तान में आज भी बहुत से ऐसी मतलब सर्विसेज हैं जिनको कि इंडस्ट्री का रुतबा ही नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर। व्हाट टू टॉक अबाउट द हेल्थ। और फिर हम ये समझते हैं कि जनाब ये चूंकि हमारे अपने वसाइल ही नहीं है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते, द थिंग्स आर जस्ट, हम उसको मतलब एक दूसरे
के साथ गुटे मुटे कर छोड़ते हैं। मैं आपके साथ एक अर्ज करूं कि इस वक्त सेंट्रल एशिया के अंदर किर्गिस्तान मुल्क है, वहां से 25 से 30 हजार मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं, जो कि रिकग्नाइज नॉन रिकग्नाइज, वो सारा प्रोसेस उसके साथ मौजूद है। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल के लिए चाइना के अंदर मोर देन 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन चाइना। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के पास मतलब इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल स्टेटस जो हमारा मौजूद है, उसके अंदर हम यकीनी तौर पे एक बेहतर अंदाज से इसको एज एन इंडस्ट्री जो अपना सकते हैं। मैं आपसे छोटी सी एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि वे बैक हुई आज से 8-10 साल पहले मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर एक ऑफिस बाकायदा होल्ड कर रहा था पीएम पंजाब की तरफ से। आई विजिटेड यूके। तो यूके के अंदर जाने के साथ मैंने वहां की जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन है उनसे जब राब्ता किया, उनसे मुलाकात हुई, तो हमारे लिए तो वो हमेशा यही समझते हैं कि आए हैं तो कुछ मांगेंगे, कुछ ना कुछ हमसे इमदाद मांगेंगे, नहीं है तो एक्सपर्टीज मांगेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आई हैव बीन विजिटिंग यूके, तो उसमें मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत लंबी कतारें हैं, बहुत वक्त जो वो जल्दी नहीं दिया जाता। तो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आपको ये देना चाहेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट्स, हमारे जो ट्रेंड लोग हैं और रजिस्टर्ड है विद ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के साथ, वी ऑफर के हम वहाँ चैरिटी करने पड़ेंगे। यकीन जाने कि जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे थे वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हमारे डॉक्टर हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि बाहर से आके ऐसे करें। सो दिस इज व्हाट वाज द सिचुएशन। और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने, जो आप समझते हैं और मतलब बाकी दोस्त भी जानते होंगे यकीनी तौर पे, कि उन्होंने एक शहर आबाद कर दिया मेडिकल की खातिर, एंड दे आर ऑन द इंडस्ट्री। और पाकिस्तान हमेशा की तरह ही जो है कि मतलब लेट उसके आने की खातिर यूएई से जो है हमारे साथ जो है अरब मुमालिक हैं, जहाँ पे स्टेट्स हैं, कितना महंगा इलाज है। कराची वहाँ से घंटे की फ्लाइट बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ के हमारे जो सेंटर्स हैं और वहाँ पे जो हमारी सर्विसेज हैं हेल्थ के हवाले से, दे आर कीपिंग ऑन स्टैंडर्ड्स और जो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर उसको देती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हुकूमत को जो मैं समझता हूँ जो सबसे बढ़ के ज़रूरत है कि वो इसको ना सिर्फ चैनलाइज करे बल्कि फैसिलिटेशन का रवैया रखे और इसको एज एन इंडस्ट्री करे। इसी तरह से जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ हो सकती है। डॉक्टर साहब, अभी हम ये देखते हैं कि जो बाईपास सर्जरी है उसकी जो पाकिस्तान में लागत पड़ती है बाहर से आने वालों के लिए, वो बहुत ही उनके लिए नॉमिनल है। वो 1500 से $7,500 के दरमियान पड़ रही है और वही लागत दीगर ममालिक में वो 8,000 से $15,000 के दरमियान वो अवेल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम उसमें ना होने के बराबर वो चीज़ देख रहे हैं। हम 46 के टॉप ममालिक में भी शामिल नहीं हैं और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। अब ये कैसे इसको कवर अप किया जाएगा? हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं जिससे हम दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर इससे अपने रेवेन्यू में भी इजाफा कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां पे आपने कार्डियक सर्जरी का, कार्डियोलॉजी का और इन सब चीज़ों का, देखिए ये तो सारी चीज़ें इंटरनेशनली आती हैं, जो वहाँ पे इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं और जो सारी कम क्या होता है, दीज आर द सर्विसेज पाकिस्तान के और जैसे बाकी दूसरी जो स्पेशलिटीज और बाकी जितनी भी हमारे पास आती हैं उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ये सर्विसेज दे आर ऑन अ वेरी लो लेवल। उनकी जो मांग है या जो डॉक्टर्स हजरात वो सर्विसेज ऑफर करते हैं वो उस तरह से नहीं है जो यूके, अमेरिका या हमारे हमसाया मुल्क के अंदर कहीं, या मलेशिया ही ले लें, तो टर्की ले लें, तो उनमें से हम डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे वो सर्विसेज कम देने को मौजूद हैं, तैयार है। लेकिन यकीनी तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइक वाइज अगर मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी कहूँ तो हम ऐसा कोई मतलब हालात तो पैदा नहीं कर सकते। ये तो सरकार को या फिर प्राइवेट सेक्टर को, अब पाकिस्तान के अंदर मतलब कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि जिन्होंने ये आबाद किया हो कि वो इस इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वो आबाद करेंगे उसके लिए। तो मैं समझता हूँ हुकूमत, सरकार की तरफ से और पाकिस्तान इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मतलब हैंस आई माई सेल्फ इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं जानता हूँ इस बारे में कि चीन के अंदर क्या हो रहा है, बरतानिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्विसेज आर नॉट लेस देन एनी कंट्री और एनी इंस्टीट्यूशन दुनिया के अंदर, वहां से हम कम नहीं है। यकीनी तौर पर ये जो कि सस्ते की बात है कि इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट्स मतलब यूरोप से आते हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ममालिक से आते हैं जो कि थोड़े कम कीमत के साथ होते हैं, तो इट ऑल इज अ डूएबल। मैं पैसों की बात नहीं करना चाहता, पैसों के अंदर हम उनसे 50-60% से भी नीचे आते हैं। लेकिन इन सब चीजों को जब तक हम चैनलाइज नहीं करेंगे, आप जानते हैं कि जब ये गुर्दों का सारा कारोबार चला था तो इंडिया ने बंद किया तो पाकिस्तान के साथ उसका बोझ बढ़ गया और यहाँ लाहौर के अंदर चूंकि ये लोग रिसीव करते थे एयरपोर्ट से
और वो एक प्रोफेशनलिज्म से हट के एक तजारत बन गई थी। तजारत जहां भी हो मेरे दोस्त, मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त नहीं होगी। बट यू हैव यूज्ड द वर्ड ऑफ इंडस्ट्री, इंडीड इट इज अ इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री इन अ पॉजिटिव टर्म, जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और पाकिस्तान अगर रियासत और उन तंजीमों के साथ लाइकवाइज मैं जिम्मेदारी से अगेन एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और बाकी हमारी जितनी है ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, कार्डियक सर्जन्स की एसोसिएशन है, उनसे मिलके और जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ अगर सरकार बैठ के कोई फैसिलिटेशन का सिलसिला कार करेगी तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान विल गेट इट्स ओन, जो कि हमारे रीजन के अंदर लोगों के साथ चल रहा है, हम भी अपना जो शेयर उसके साथ जो वो ले सकेंगे। और दोस्तों अभी जो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के ऊपर, जबकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, हालात पाकिस्तान में अब बहुत बेहतर हैं, जो टूरिज़म फैसिलिटीज़ हैं यकीनी तौर पर उनमें भी माजी की निस्बत तो खासी बेहतरी आई है, तो फिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है? दूसरे ममालिक के लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि लोग वहाँ पर आते हैं, इलाज करवाते हैं, सस्ती सर्विसेज अवेल करते हैं, वापस चले जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? हम क्यों इसमें लैग कर रहे हैं? बुनियादी इशू कहाँ पर आ रहा है? देखिए, इसके दो तरह के, एक तो आप बात कर रहे हैं उनकी जो कि फॉरेनर्स हैं, लेकिन वो लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं, अपने लोगों को मिलने यहाँ पे आते हैं, सारी चीजें सिंपली हुकूमत को जो उनके साथ जो ये सर्विसेज फराहम करती है उनके साथ किसी मुआहदे के साथ जाना होगा। पाकिस्तान के लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मैं चाइना के साथ छोटा मोटा आजकल एज ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग के लिए वहां लोग जाते हैं, चाइना से लोग यहाँ पे आते हैं हमारे साथ जो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर होते हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आके वो मौजूद होते हैं, पीपल आर रेडी टू कम ओवर। लेकिन जब तक इन चीजों को हम चैनलाइज नहीं करेंगे, और आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात की, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और वो बड़े शहर जहाँ पे ये सर्विसेज टू स्टार्ट विथ हो सकती हैं, यकीनी तौर पे वहाँ पे मुमकिन है। अभी आप ये जो यूएई और बाकी जितनी भी ये रियासतें हैं अरब ममालिक की छोटी छोटी, या सऊदी अरब इटसेल्फ, वहाँ कितने पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद हैं और वो काम करते हैं। इसी तरह से जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, लेकिन जो वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो वहाँ की रियासत है, वहाँ की हुकूमतें, उनके साथ जब हम बात करेंगे, जब हमारे इदारे उनके साथ बात करेंगे, तो यकीनी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि इट इज अ डूएबल। और एक क्लाइंट है जो कि पाकिस्तानी वहाँ पे सर्व करते हैं, द पाकिस्तानी पेशेंट्स, उनके लिए सर्व, एंड एवरीबॉडी विल बी मोर देन हैप्पी टू कम टू पाकिस्तान, भले वो ब्रिटिश पासपोर्ट के हों, भले वो अमेरिकन पासपोर्ट रखते हों, जब उनकी इंश्योरेंस कंपनी को भी होगा तो यकीनी तौर पे लोग अपने अजीजों के साथ आते हैं। और आप मुझसे बेहतर समझते हैं इस बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई सेहत की सर्विसेज के बारे में हालात कोई खराब नहीं है, मतलब वेटिंग एरिया हमारा आज भी जो है, वेटिंग लिस्ट जो हमारी कम है निस्बतन उनके जो कि सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता ममालिक समझे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आई अप्रिशिएट, जैसे शुरू में मैंने अर्ज किया कि आपने ये एक मुद्दा जो एक नुक्ता उठाया है, जब इसको उठाएंगे और हुकूमत जब तक इसकी सस्ती नहीं करेगी तो चीजें यकीनी तौर पे ठीक नहीं हो सकती। और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सस्टेनेबल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो जब इस फील्ड के अंदर आएंगे तो यकीनी तौर पे बेहतर होगा। और डॉक्टर साहब, पिछले 3-4 साल में जिस तरह पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ख़राब हुई और हमने बहुत सारे टॉप प्रोफेशनल्स को, क्वालिफाइड डॉक्टर्स को, हर फील्ड के क्वालिफाइड लोगों को बाहर जाते देखा, मुंह होते देखा। लोगों का एक ख्वाब था कि बाहर जाएं, अपने मुस्तकबिल को संवारें। अगर हम अपनी इस मेडिकल टूरिज़म की को एक इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं, इसको फ़रोग देते हैं, या जो तजवीज़ आप दे रहे हैं प्रॉपर इसको चैनलाइज़ किया जाता है उसी अंदाज से, तो क्या ये जो बाहर जाने का सिलसिला है लोगों का, टॉप प्रोफेशनल्स का, खासतौर पर डॉक्टर्स का, वो भी रुक सकता है या उसमें कमी आ सकती है कि फिर लोग यहीं पर रुक कर एज प्रोफेशन अपने काम को करने को तरजीह देंगे कि लोग जब बाहर से आ रहे हैं इलाज कराने, तो यहाँ से डॉक्टर्स को बाहर जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? आप यकीनी तौर पे दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को ये हक हासिल है कि जहाँ भी उसका हाल और मुस्तकबिल बेहतर होता है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होता है, उसको ट्रांसफर होना चाहिए, कोई इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हुकूमत ने, चाइना की हुकूमत ने एक पूरा शहर बसा दिया अपने उन चाइनीज अमेरिकन के लिए जो अमेरिका के अंदर थे, एंड दे केम बैक टू चाइना। हमारे हमसाया मुल्क के अंदर लोग वापस आना शुरू हो गए जब उन्होंने उनको बेहतर सर्विसेज दे दी। पाकिस्तान से लोग इसलिए जा रहे हैं कि इनको स्क्वीज किया जाता है, जहां हेल्थ केयर कमीशन और इस किस्म की अथॉरिटीज जो हैं अपने, मतलब लफ्ज एक अजीब सा ही ज़हन के अंदर आ रहा है कि वो अपनी इन्फोर्समेंट की खातिर जो तरीके और जो तजलील करते हैं उससे यकीनी तौर पे लोग जो हैं, और मैं समझता हूँ, देखिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और अगेन आई वांट टू से अबाउट इट
कि लोग जो हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोगों में से हैं, एंड दे आर वेरी मच एग्रीड अपॉन कि वो उसके ऊपर काम करेंगे कि जिसके साथ वो काम हो सकता है और उनके साथ डूएबल के साथ वो काम करने के लिए होंगे। लेकिन जब तक के मुल्क के अंदर हालात, हुकूमत के जो है रवैया और उन अथॉरिटीज का रवैया उनकी तरफ दुरुस्त नहीं होएगा, यकीनी तौर पे ये ऐसा मुमकिन नहीं। और कमिंग बैक टू दी इसी हमारी जो है इंडस्ट्री की खातिर के मेडिकल और हेल्थ इंडस्ट्री की खातिर, यकीनी तौर पे जब उनको मौके यहाँ पे बेहतर मिलेंगे, जब उनको बेहतर मिलेगी, फाइनेंशियल जो है उनका स्टेटस बेहतर होगा, उनकी इज्जत तकवीन जो है वो बेहतर होगी, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ के लोग यहाँ ठहरेंगे बल्कि पाकिस्तानी वो जो बाहर हैं दुनिया के अंदर, दे विल कम टू पाकिस्तान एंड दे विल prefer to serve within their own country rather than serving in any other country around the globe and around the world. और डॉक्टर Definitely, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कार्डिक इश्यूज से हटकर जो दीगर अमराज हैं, जिसमें जिगर के अमराज हैं या गुर्दे के अमराज हैं या हेयर ट्रांसप्लांट या और इस तरह की जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनकी भी एक्सपर्टीज़ उसी लेवल की पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं कि अगर बाहर से लोग आएँ तो उन्हें वेलकम कर सके पाकिस्तान और मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट भी कर सके विद हाई क्वालिटी सर्विसेज। मैं अगर सिंगल लाइनर कहूँ तो यस, मैं इसकी जो है मतलब मजीद आपके लिए कि इंग्लैंड के अंदर मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हाई लेवल और हाई ग्रेड डॉक्टर्स गिने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फ्रॉम दी पाकिस्तान। अच्छा। पाकिस्तान वो जो यहाँ के इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करके गए हैं, दे आर सर्विंग ओवर देयर। सिमिलरली स्टैंड्स ट्रू फॉर अमेरिका कि जो दुनिया के अपर ग्रेड समझे जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, और पाकिस्तानी डॉक्टर अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम वहाँ बनवा चुके हैं, बनवा रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी बनवाते रहेंगे। मीनिंग बाय के ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान की वो अच्छी है, यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो बेहतर हैं, मजीद बेहतर होंगी जब इसको आप के मुताबिक या मेरी ये ख्वाहिश के मुताबिक कि जब हेल्थ को एक इंडस्ट्री का दर्जा देंगे, लोगों को बेहतर मौके मिलेंगे और बेहतर तरीके से ये सारा। और डॉक्टर हमारी जो हेल्थ की जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं उनको और जो टूरिज़्म की मैनेजमेंट है, जो नेचुरल टूरिज़्म की मैनेजमेंट है, क्या एक साथ बैठने की ज़रूरत है, एक साथ प्लान करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को एज़ इंडस्ट्री और एज़ रेवेन्यू जनरेशन प्रोजेक्ट की तरह लेकर चलने की ज़रूरत है? और ऐसा कोई मुमकिन है आपस में कोई राब्ते टूरिज़्म इंडस्ट्री के और जो इस वक्त मेडिकल एसोसिएशंस हैं या पाकिस्तान के जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनके कोई राब्ते वगैरह सिलसिले में रहते हैं? देखिए, इसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं है। अगर सरकार को ये गलत फहमी है कि सरकार अपने तौर से और जो सेहत का हमारा निज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ही है कि हमने सारी अपनी चीज़ें जो है वो या गवर्नमेंट पे छोड़ी हैं या बाबू जो वो करते हैं, ना तो बाबू के बस की बात है ब्यूरोक्रेट्स की, आई मीन, और ना ही ये हो सकता है कि आप जब तक एंड यूज़र को, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को, एसोसिएशंस को, सोसाइटीज़ को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, बेहतर नतीजे शामिल नहीं हो सकते। अभी ये जितने भी शहरों और आपने सारे हॉस्पिटल्स का नाम लिया, यकीनी तौर पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी से इन मेट्रोपॉलिटन्स की आबादी बढ़ रही है, ओवरऑल पाकिस्तान के हर शहर में आबादी में इजाफा हो रहा है, तो वहाँ जो लोग मौजूद हैं पहले उन्हीं को सहूलियात सही तरीके से नहीं मिल पा रही इन बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो फिर ये जो बाहर से लोगों ने आना है उसके लिए तो फिर एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है कि पहले जो अपनी डोमेस्टिक नीड है आप उसको बेहतर तरीके से पूरा कर सकें, और ये भी जो कमर्शियल इसमें बिजनेस ना बनाया जाए, ये पॉइंट भी आपका बढ़िया तक वैलिड है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बहरहाल इसमें थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करना ही पड़ेगा अगर इस ह्यूज गैप को आपको कवर करना है तो। देखिए, मैंने कतई तौर पे इसकी मुखालफत नहीं की कि भी प्राइवेट सेक्टर को है जो कि मतलब कोई खैराती इदारा बन के वो काम करेगा, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल इदारा जो कि खैरात, जितने ये मतलब प्रोपोगेट भी करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि दे आर नॉट ऑफ दैट मच खैराती कि जो बंदा जाता है वहाँ पे मुफ्त इलाज एक खास लिमिट और खास हद तक उनका किया जाता है, अदरवाइज दे आर नॉट। मतलब PKLI लाहौर के अंदर जो कि हुकूमती फंड के तरह, इट इज ऑल्सो सेमी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो उसके साथ काम कर रहा है, जिसके हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुखालिफ है कि ये सरकार का इदारा है, सरकार के मतलब पैसों से बना है, अवाम के जो टैक्सेस हैं उनसे बना है, तो इट शुड बी अ फ्री। लेकिन एनी हाउ, नॉट गोइंग इन दैट डिबेट, तो इसको मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूँ कि इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना इंतहाई ज़रूरी है। रही बात मेरे दोस्त ये वाली बात कि जितने भी आपने हमने तरक्की याफ्ता ममालिक देखे हैं और उनके अंदर जस्ट आस्क द वेटिंग लिस्ट कार्डियक सर्जरी के लिए कि अगर दिल के ऑपरेशन के लिए उनको 2-2, 4-4 साल की वहाँ पे वेटिंग है,
मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन अगेन अपने आप को कहते अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वहां पे अगर टोटल नहीं किसी ने रिप्लेसमेंट, घुटने की तब्दीली करवानी है, कूल्हे की तब्दीली करवानी है, पीछे स्पाइन के ऑपरेशंस करने हैं, दे हैव टू वेट फॉर 3-4 years। तो उसके साथ उनका चलता है, वेयर प्राइवेट सेक्टर वहां पे हाजिर है। और उनके लिए क्या होता है, और आप तो कराची शहर से हैं, कि कराची के अंदर चूंकि इंश्योरेंस सिस्टम कदरे बेहतर है और वहां पे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बेहतर काम करती हैं, तो उस सिस्टम को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। और इस इंडस्ट्री की खातिर यकीनी तौर पे उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। एक जो है कि ट्रू प्रोफेशनल बिहेवियर जिसको समझता हूं, वो वाला जब बिहेवियर आएगा तो यकीनी तौर पे ये मसाइल, और आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि अगर हम अपना बर्डन नहीं उठा पा रहे तो दूसरा क्या है। तो इसमें मैं हमेशा कहता रहता हूं कि दिस ऑल इज अ मैनेजमेंट इशू। इसके अंदर ना कोई फाइनेंशियल इशू है, ना कोई और मसाइल है, दिस ऑल इज अ मैनेजमेंट, और इट इज अ बैडली मिसमैनेज्ड। पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर आप जिस जगह पे भी देखेंगे, सेहत की खराबी की वजह ना यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ना यहाँ पे और कोई चीज है, ना बहुत सी चीजों की कमी है, बल्कि अगर वहां पे नजर आती है दैट इज द मिसमैनेजमेंट। और उसके लिए मैं यकीनी तौर पे नॉट मतलब सेइंग कि जी को डॉक्टर्स बड़े हम फरिश्ता और ऐसे मसीहाई किस्म के हैं, इसके अंदर एटीट्यूड और बिहेवियर ऑन ऑल लेवल्स, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर, हुकूमत के लेवल के ऊपर, हमारे जो मतलब काम करने जो हमारे मरीज हैं आने वाले, इन सब के ऊपर जो एड्रेस करना जरूरी है, दैट इज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। और ये मसाइल आपके साथ कैसा दुनिया में नहीं हो सकता कि आपको 100% जो है सेटिस्फेक्शन वो सारी मिल जाए, लेकिन हैविंग सेड, इसको बेहतर करना, इसके अंदर बिलीव इन मी के इसके अंदर फाइनेंसिस का कतई तौर पे भी अमल दखल वो नहीं है, लेकिन लोगों को जब तक हम सहूलत बेहतर नहीं देंगे, जब तक के सर्विसेज प्रोवाइडर्स को, हेल्थ प्रोवाइडर्स को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और वो जो इन्वेस्टर है जो आपकी नजर में जिसको हम कह देते हैं मतलब चैरिटी कहते हैं या जो भी है, बट दे आर द इन्वेस्टर्स, उस इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं होएगा, तो यकीनी तौर पे नाइदर द इंडस्ट्री नॉर वो हमारे मसाइल जो यहाँ पे हेल्थ के मौजूद है पाकिस्तान के, उनको अमल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, साबिक मेडिकल एसोसिएशन गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद साबिक वजीर सरमायाकारी हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उड़ान पाकिस्तान प्लान में जो 5 ईज़ की इंपॉर्टेंस है उस पर गुफ्तगू होगी हारून शरीफ साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और इस प्रोग्राम के हिस्से में हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद होंगे, और उनसे हम बात करेंगे कि अब जो पाकिस्तान की हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्लान लॉन्च किया है, इसको अनाउंस किया है, इसमें 5 E's की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और उसमें अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो हमें वो इन्वेस्टमेंट दरकार होगी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जिससे एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। अब ये किस तरह मुमकिन होगा, और फिर जो दीगर ईज़ हैं उनकी भी बहरहाल अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसका प्लान कैसे होगा, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, कितना ये डूएबल है, और कितना ये टारगेट्स एम्बिशियस या चैलेंजिंग इस हुकूमत के लिए हो सकते हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। उड़ान पाकिस्तान प्लान से बड़ी उम्मीदें कि चलें, एक लॉन्ग टर्म प्लान आया, 5 साल के लिए हुकूमत ने पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया, वो पेश किया, अब उस पर एग्जीक्यूशन कैसे होनी है वो आप और आप जैसे दीगर एक्सपर्ट्स इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे। हमारी एक्सपोर्ट्स में क्या वाकई इतना पोटेंशियल है, इसको बढ़ाकर $60 बिलियन प्लस में ले जाया जा सकता है, और अगर ले जाना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हुकूमत को भी फर्दर लेने पड़ेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, खुशाइन चीज़ ये है कि एटलीस्ट पेपर के ऊपर कोई चीज़ टेबल पे रखी गई है ताकि उसके ऊपर डिबेट की जा सके। जो सवालात आप रेज कर रहे हैं कि इसको कैसे अब आगे लेकर जाना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब सवाल पैदा होता है कि अब हमने ये कुछ टारगेट्स रखे हैं, और इस प्लान को टारगेट ओरिएंटेड भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत एम्बिशियस है, क्योंकि इकॉनमी अभी IMF की ग्रिप में है, IMF के बेल आउट में है। तो मेरे बेहतर ये होता कि हम पहला फेज़ इसका रिवाइवल का बनाते कि सस्टेनेबल रिवाइवल कैसे करना है, फिर उसकी फुटिंग्स के ऊपर हम ग्रोथ का प्लान बनाते जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक रहता। अब आपका सवाल कि देखिए, एक्सपोर्ट से सिंपल सी बात है कि 15 से 20% जब तक हर साल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, इतने आबादी वाले मुल्क के लिए आप इंपोर्ट और उसका गैप कंट्रोल नहीं कर पाते, और हमारा क्रॉनिक फेल्यूर वहीं पर आता है। एक्सपोर्ट के अंदर जो मैंने देखा है, प्लान को मैंने सुबह पढ़ा भी,
सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके अंदर आप उनको विनर के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें मुझे मिसिंग दिखाई दे रही हैं। एक कि उसके अंदर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, बी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी कि हमारी जो इंडस्ट्री का बेस एक्सपैंड किया जा सके, और सी कि उसकी जो गवर्नेंस है कॉर्पोरेट भी और हुकूमत की भी कैसे बेहतर की जाएगी। देखिए, हम एक फेडरेशन है, ज़्यादातर चीज़ें जो इस प्लान में की गई हैं ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लान है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है। इम्प्लीमेंटेशन के इदारे आधे से ज़्यादा या तो सूबाई हैं या उनको कोई पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी प्राइवेट सेक्टर के साथ। ये हाउ का पार्ट अभी इस प्लान के अंदर मुझे मिसिंग दिया कि इसकी डिलीवरी कैसे करेगी। प्लानिंग कमीशन के पास तो कोई एग्जीक्यूशन की या मॉनिटरिंग की पावर्स नहीं है, तो इसको कौन ऑन करेगा, सूबे कैसे ऑन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर कैसे ऑन करेगा। अब आई थिंक ये एक डॉक्यूमेंट आ गया, आई होप कि इसकी बेस पे एक बड़ी एक्सटेंसिव एंगेजमेंट की जाए इसकी डिलीवरी के लिए। अच्छा, तो अब ये जो प्राइवेट सेक्टर को फिर इसका मतलब कि एंगेज करना पड़ेगा और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, जो कि इससे पहले किसी हद तक हमने मिसिंग देखा है। हमने बड़े बड़े एसओईज़ को बड़े बड़े खसारे करते देखा। जो हमारा एनर्जी सेक्टर था उसको भी सही तरीके, उसके जो लॉसेज और नॉन रिकवरीज, वो बड़े इश्यूज़ जो कि हमारी एनर्जी हमारे इकोनॉमी के सेक्टर पर हमेशा से एक बड़े बोझ की सूरत में रहें। तो ये अब रिवाइवल की जो आपने बात की, तो ये कोशिश तो हुकूमत ने की है एनर्जी सेक्टर को उसको प्राइवेटाइज, जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है उसको लेकर आगे जाकर रिवाइवल करने की, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह हमें कामयाबी नज़र नहीं आई है। तो अब वो रिवाइवल वाला मोड और ये प्लान की एग्जीक्यूशन, ये दोनों पैरेलल चल सकेंगे? जी बहुत मुश्किल है। देखिए, पहला फेज था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, जो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक अचीव किया है और उसका हमें बिल्कुल क्रेडिट IMF को भी देना चाहिए और इकोनॉमिक मैनेजर्स को भी देना चाहिए। दूसरा फेज होता है कि अब आपने इसको जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको साउंड फुटिंग्स पे कैसे डालना है। ये मैं रिवाइवल कहता हूँ, सस्टेनेबल रिवाइवल। हम कभी भी अनफॉर्चुनेटली सस्टेनेबल रिवाइवल नहीं कर पाए। हम एक बबल बनाते हैं और फिर हम IMF के पास दोबारा चले जाते हैं। यहाँ एक पॉलिसी गाइडलाइंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क का फुकदान दिखाई दे रहा है कि आपने इसको कैसे रिवाइव करना है। देखिए ना, यू नीड टू पिक विनर्स। अगर आपने आगे बढ़ना है, आप सब काम नहीं कर सकते हैं। हमें अगर हमारा वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर विनर है या IT विनर है, 2-3 सेक्टर्स पकड़ने पड़ेंगे जो बाकियों के हिसाब से हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज बेहतर है। अब ये सवाल पैदा यही होता है कि अगर आपने वो करना है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कहाँ से लाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट भी होती है, डेट की भी होती है। कमर्शियल बैंक तो दे नहीं पाते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हमारे पास है नहीं। तो ये एक गैप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करनी है, SIFC का क्या रोल है। लेकिन ये सारा फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि कल की जो तकरीब थी मैं तो उसमें नहीं गया, लेकिन वहाँ मुझे सब सरकारी अफसरान और वुज़रा दिखाई दिए। मुझे वहाँ पर एक तो सूबाई रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड थी, बट मुझे उसमें प्राइवेट सेक्टर को तो फ्रंट सीट पे होना चाहिए था कि हम लीड कर रहे हैं और हमसे मिलके ये आगे चलेगा, क्योंकि ये काम हुकूमत ने करना तो नहीं है, काम तो प्राइवेट सेक्टर ने करना है। सो ये एक जब सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, मैं बिल्कुल इस पर सिनिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव सजेशंस दे रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान ने 2014 में प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया था, क्योंकि सेंट्रलाइज प्लानिंग का रवाज ओल्ड सोवियत ज़माने से चला आ रहा था। आज के ज़माने में डेलीगेटेड मॉडल चलता है, जहां आप डायरेक्शन देते हैं और इदारे मजबूत करते हैं जो अपनी प्लानिंग करके आगे चलते हैं। लेकिन चलें, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है तो अब उस डॉक्यूमेंट की ओनरशिप और डिलीवरी की स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और आनंद साहब, कुछ खबरें अब तक ज़ाहिर ऐसी भी पहुंची जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं कि वो लॉन्चिंग तकरीब तो हुई, उसके बाद कुछ बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर से, प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोगों से, प्राइम मिनिस्टर भी और प्लानिंग मिनिस्टर की भी मुलाकातें हुई और उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से इस प्लान को डिस्कस भी किया गया और आगे प्राइवेट सेक्टर इस प्लान की ओनरशिप भी लेगा मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर पर और IT सेक्टर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, हमारे एक्सपोर्ट्स का भी, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का भी। लेकिन ये सेक्टर इस वक्त भी मुश्किलात का शिकार हैं, इनको भी अभी सर्वाइव करना है, ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर को या टेक्सटाइल सेक्टर को।
इनकी बेहतरी के लिए अभी क्या सजेशन आपके पास मौजूद हैं कि इनमें एक्सपोर्ट्स में कैसे इजाफा हो सकता है? क्योंकि इस प्लान को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो 5 से 6 अरब डॉलर का रेज हमें एक्सपोर्ट्स में हर साल चाहिए, अगर 60 बिलियन को हमें टच करना है। ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? जी, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं दुनिया में कहीं भी। देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि अगर आप नए प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उनको तो चलते 5 से 10 साल लगते हैं। हमें करंट एक्सपोर्ट बेस में जो अच्छे हैं उनकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपेंशन के लिए एक फाइनेंसिंग का पूल क्रिएट करना है। ठीक है, अब आईएमएफ के तहत आप सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग तो दे नहीं सकते, लेकिन आप लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल फाइनेंसिंग दे सकते हैं। हुकूमत को ये ज़री तरक्याती बैंक एक होता था जो डिसफंक्शनल, इसको इमीडिएटली किसी अच्छे खित्ते के बैंक या चीन या कोरिया से पार्टनर करके वो जिनके पास इसका तजर्बा है, इस बैंक को फाल बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि जी हम लॉन्ग टर्म एडवाइस भी ले सकते हैं और हम पैसा भी ले सकते हैं। ये पहला। दूसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका रिसर्च नेक्सस इन सेक्टर से मिसिंग है। हमारी 1-2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ तो आपको वहाँ पैसा डालने की ज़रूरत है रिसर्च में कि बीज अच्छा कैसे बनेगा, दुनिया में क्या हो रहा है, प्राइसिंग लिंकेजेस कैसे बनते हैं। सेकंड ये है। तीसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचाने के लिए कि इस वक्त हमारी कौन सी फसल कब तैयार होनी है, कहाँ बिकनी है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल का है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखें 18वीं तरमीम में हुकूमत का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बड़ा लिमिटेड है। यहाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप करके इदारे क्रिएट करें जो आगे ले सके। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं हुकूमत के, इनको वो क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ के साथ मर्ज करके प्राइवेट सेक्टर का इनपुट लेना शुरू करते हैं। वो जो ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेसीज इस्लामाबाद में बैठी हैं उनका ज़राअत से तल्लुक बड़ा कम बनता है। मेरी वरी इस वक्त ये है कि द प्लान जो सेंट्रलाइज्ड है इसको कैसे डेलीगेट करके डिलीवरी के लिए नीचे तक ले जाया जाए, ख़ास तौर पे जबकि हमारा सियासी माहौल और कोलेशन गवर्नमेंट में टेंशन्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ इंडिपेंडेंट इदारों और बैंकिंग सिस्टम का एक किरदार बहुत बेहतर हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करके आप आगे नहीं ले जा पाएंगे इन हालात में। आखिरी चीज़ है जॉइंट वेंचर्स। देखिए, मैं क्योंकि एहसन साहब सीपैक को डील करते हैं, मैं उन्हें बहुत दफ़ा इसके ऊपर मेरी बात भी हुई कि अब सीपैक के अंदर आप नए मेगा प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के प्राइवेट सेक्टर जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाएं, जहां पर हमारे मुल्क के लोग उनको अपनी तजर्बा दें, अपनी मार्केट एक्सेस दें, वो लोग टेक्नोलॉजी दें और मार्केट एक्सेस बाहर की दें। फिर ये काम आगे चलेगा क्योंकि हम इसके ऊपर आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, हमारे दाएं खित्ते में मार्केट्स खुल रही हैं तो हमें इधर देखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चैम्पियन या कमांडर ऑफ दिस चेंज इज गोइंग टू बी प्राइवेट सेक्टर, नीदर ब्यूरोक्रेसी नॉर द पॉलिटिशियंस। सो योर साहब, अभी चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर पर जिस तरह से आपने गुफ्तगू की, तो उसमें इनोवेशन लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की इंटेंशन भी है, विल भी है, कोशिशें भी वो कर रहा है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े आइडियाज़ और प्लान्स उनके पास मौजूद हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन ये बैंक्स की जो अदम दिलचस्पी है थोड़ी सी इस सेक्टर को लेंडिंग करने में या फाइनेंसिंग के लिए, वो थोड़ी सी कहीं रुकावट पैदा करती है और आड़े आती है। तो ये बैंक्स को हुकूमत कन्विंस करेगी या प्राइवेट सेक्टर ही कोई ऐसा आइडिया और कोई ऐसा प्लान लेकर आए कि थोड़ा सा बैंक्स का भी रुझान इस सेक्टर पर फाइनेंसिंग की तरफ बढ़े? चूँकि एक हमने अभी कोशिश देखी है कि HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपने HBL ज़राई सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक नई पार्टनरशिप की है और वो कुछ फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बैंक तो नहीं सबको कैप्चर कर सकता है। जी, नंबर 1 तो हुकूमत को बैंकों से कर्जे लेने कम करने चाहिए जो 70% खुद कर्जा ले रही है, स्पेस क्रिएट करे ना। दूसरी चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर की जब क्रेडिट स्पेस क्रिएट होगी, देखिए कमर्शियल बैंक कभी भी लॉन्ग टर्म रिस्क फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा, उसकी नेचर ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका रोल आता है। हमारे पास बहुत से जॉइंट वेंचर्स हैं, पाक चाइना है, पाक ब्रुनाई है, पाक लीबिया, पाक कुवैत। आई थिंक इनको मर्ज करके एक बड़ा इदारा बनाना चाहिए। और ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है और एक वेंचर कैपिटल फंड फॉर IT,
ये तो फॉरेन प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दे ताकि वो बनाएं, वो बनाएंगे, पैसा रेज करेंगे, और हुकूमत ये जो स्टेट लाइफ के जब के इदारे की तरह के पैसे पड़े हैं जो बिल्डिंगों में जा रहे हैं, इनको आप वहां पर डालिए ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबल हो। स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है तो वहां बॉन्ड्स फ्लोट करें, मॉर्टगेज के, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के। दैट इज हाउ द मार्केट टेक्स ओनरशिप ऑफ द होल थिंग। ये कमर्शियल बैंक कभी भी रिस्क नहीं लेगा, उसको तो बड़ी आसानी है जी, हुकूमत को कर्जा दें गारंटीड, अपना कमाएं और प्रॉफिट्स बनाएं, सो ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव नहीं है। और सर इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक मॉडर्न फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग और वो डेटा एनालिसिस करके इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ऊपर लेकर जा चुके हैं, अपनी कॉस्ट को बहुत हद तक कट डाउन कर चुके हैं। हमारे यहाँ अभी वो अवेयरनेस भी नहीं है, वो फाइनेंसिंग भी नहीं है, वो फैसिलिटीज़ भी इस वक्त हमारे एक आम फार्मर को अवेलेबल नहीं है। तो ये उसकी तरफ आने में हमें कितना टाइम लगेगा, और ज़ाहिर है कि उसके लिए भी एक ह्यूज फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी अगर आपको कोई भी नई टेक्नोलॉजी लानी है, अडॉप्ट करना है, और उसकी फिर अवेयरनेस भी अपने हर किसान तक पहुंचानी है। तो ये इसके लिए फिर क्या क्या ज़रूरी हो सकता है? ये पहली बात तो ये है कि स्टेट ओन्ड रिसर्च का कोई ताल्लुक अब रहा नहीं है। ये जो हमने इदारे बनाए हुए हैं ना जी, कॉटन रिसर्च के और दूसरे, इन इदारों से हमें जान छुड़वा के, इवन यूके के अंदर जब मैं काम करता था तो वो वहाँ पर भी हमने ये शुरू कर दिया था, हम प्राइवेट जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी उनको रिसर्च आउटसोर्स करते थे जिनका ये काम है। तो एक तो सरकार को ये चीज़ें दे नीड टू लेट गो, फिर उसके लिए आप जो है पूल ऑफ फाइनेंसिंग अपने से भी और प्राइवेट सेक्टर से निकालें। जब आप लेट गो करेंगे तो आपका पैसा बजट का बचेगा, उसका आप एक फंड बनाएं रिसर्च का, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक करें। आजकल तो बड़ा सस्ता हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जब भी मैंने हुकूमत में बात की, ये ब्यूरोक्रेट को कभी पसंद नहीं आई क्योंकि उनके दौरे कट जाते थे। आप आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग यहाँ बैठ के कर सकते हैं। सो हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, और हुकूमत के रिसर्च के इदारों को आपने आउटसोर्स करना है और पार्टनरशिप्स में देना है यूनिवर्सिटीज़ की जिनका ये काम है, और इसके लिए आप पैसा क्रिएट करें। यकीन माने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जब हुकूमत इस्लामाबाद में सब कुछ करना चाहती है और ब्यूरोक्रेट जो है ना पर्क्स छोड़ते हैं ना दफ्तर छोड़ते हैं, तो वो फिर आगे नहीं चलता। दुनिया मॉडर्न हो गई है, अब तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट इदारा वैसे ही ख़त्म हो गया है, वर्चुअल होता है। दूसरा, हमारे सेल फोन के ऊपर सब फार्मर्स कनेक्टेड है। हमारे अभी भी फार्म के इश्यूज हैं, फार्म होल्डिंग के, साइज के, स्केल के। अब ये चीज़ों के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए सूबाई और ज़िली जगह पे जो उनका हैंड होल्ड करे, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज। जो आपने कहा ना किसान को इल्म नहीं है, उसके लिए एक मिडिल मैन क्रिएट किया जाता है। तो ये इंसेंटिव्स अब आगे अगर आप ये उड़ान के अंदर दिए जाएं, लेकिन ये सूबे करेंगे और प्राइवेट सेक्टर करेगा, ये फेडरेशन का काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।